नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय विनीता को जगाने जाता है कि उठो खाना खा लो, दोपहर हो चुकी है, पर वो नहीं जागती, कहती है सोने दो। वो भी उसे सोना दे छोड़ कर के वो नीचे आ जाता है, सोता हुआ छोड़कर। जब वो नीचे आता है तो आते ही वो अपनी माँ को देखता है, जो कि उसकी माँ इशारे से पूछती है क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि वो सो रही है। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगी। फिर उसकी माँ थोड़ी देर बाद खाना वाना ले करके उसके कमरे में जाती है। कमरे में जा कर के टेबल खींच करके रखती है खाना, और उसके बाद फिर उसे प्यार से जगाती है, सर पर हाथ फेरते हुए। बेटी उठ जा, चल देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। विनीता को ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ है और उसकी माँ उसे प्यार से जगा रही है। वो एहसास विनीता को जैसे बरसों के बाद महसूस हुआ हो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। वो लेटे लेटे रो रही होती है, क्योंकि वो जैसे ख्वाब देख रही हो, जैसे उसकी माँ उसे प्यार से सहला रही हो। वो जब रो ही रही होती है, उसके आंसू देखकर विनय की माँ और ज़्यादा प्यार से उसे सहलाते हुए जगाने लगती है। बेटी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है, बताओ, माँ यही है, बताओ ना। वो रोने लगती है। रोते रोते वो विनीता विनय की माँ के गोद में सर रख देती है। विनय की माँ भी उसे सहलाते सहलाते गले लगा लेती है। वो भी रोते रोते गले लग जाती है। फिर वो थोड़ी देर बाद आंखें खोलती है, क्योंकि उसके आंखों से इतना पानी बह रहा था कि अब नींद बचा ही नहीं। आंखें खुल चुकी होती है, नींद जा चुकी होती है। वो फिर उठती है एकदम से और आंसू पोंछते हुए कहती है, क्या मैंने आपको परेशान किया? वो कहती है सर हिलाते हुए, नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा जब तुमने मुझे माँ कहकर बुलाया। वो कहती है आंखों में आंसू लिए, माफ़ कर दीजिएगा, वो मैं सपना देखने लगी। जब शायद आपने मेरा सर सहलाया था, तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी माँ क्या। वो उसके सर को फिर से हाथ फेरते हुए उसे कहती है अपने सीने से लगाएं, ऐसा लगा ना जैसे माँ आ गई हो। वो कहती है हाँ, तो मान लो कि मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। मैं विनय की माँ हूँ तो अब तुम्हारी माँ भी हुई ना। वो रोने लगती है। वो कहती है रोना बंद करो, देखो अब माँ है, तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें खूब प्यार करेगी। विनीता जैसे आंसू के सैलाब में डूब गई हो। उसके आंसू थमने का नाम नहीं। वो सिसक सिसक के रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ घर के बाकी लोगों तक भी पहुंचती है। सभी जैसे घर के कमरे के बाहर भागते हुए जैसे आ गए हों। वो अपना मुंह छुपा लेती है माँ के पल्लू से। उसकी माँ कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें लगा कि वो रो रही है। हाँ तो जाओ, बाहर जाओ, माँ बेटी के बीच की बात है, कमरा बंद करके जाना। विनय दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर बाकी लोग भी जैसे जैसे इकट्ठा होते हैं, वो सभी कहते हैं क्या हुआ है? मैंने आवाज़ सुनी रोने की। विनीता रो रही है क्या? क्या हुआ है बहू को? पापा मैं नहीं जानता। और आप लोगों को दुकान नहीं जाना? अरे हम लोग दुकान ही तो निकल रहे थे, लेकिन आवाज़ सुनी रोने की, इसलिए। हाँ लेकिन वो ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, माँ है अंदर।
अच्छा ठीक है। फिर वो दरवाज़े पे नॉक करते हुए कहते हैं, बेटी अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, तुम्हारे पापा लेते हुए आ जाएंगे तुम्हारे लिए। ये कहकर वो चले जाते हैं। विनीता और रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे बरसों के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे घर मिला हो। मम्मी, पापा, क्या मैं सच में सपना तो नहीं देख रही हूँ? उसके चेहरे में और उसकी आवाज़ में कपकपी सी रहती है और एक सुकून भी, जो उसके दिल को खुशी और सुकून से भर रहा होता है। विनय की माँ कहती है, नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये सब सच है और ये सच हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम चाहो। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल। ये कहते हुए वो और ज़्यादा ज़ोर से गले लगाती है और रोने लगती है। तभी वो कहती है, बस बस, कितना रोओगी? एक ही दिन में सारे आंसू बहाने का रहता है, और अगर इरादा है तो अच्छे से बहा दो। इसके बाद रोना नहीं, क्योंकि माँ अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैं भी रो रही हूँ। वो भी फिर उनके आंखों को देखती है और आंसू पोंछते हुए कहती है, माफ़ कर दीजिए कि आप मेरी वजह से रोई। रोऊंगी ना, अगर बच्चा रो रहा है तो माँ कैसे चुप रह सकती है? माफ़ कर दीजिए। अरे, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो खुद से मांगो। किस बात के लिए? खुद से इस बात के लिए माफ़ी मांगो, और इस खाने से भी माफ़ी मांगो कि तुमने इस खाने को इतना इंतज़ार करवाया। इस खाने को, हाँ, और अपने पेट को भी। तुम्हें भूख नहीं लगी है? भूख तो लगी है, पर मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो रही थी। तुम्हारी भूख से ज़्यादा तुम्हारे लिए नींद मायने रखता है। हाँ, मुझे एक्चुअली जब मम्मी पापा की डेथ हुई थी तो मैं खाना खाना भूल गई थी, और अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम ऐसा कुछ डेंजर जोन में हो, जैसे तुमने कुछ खो दिया है। सच कहूँ तो हाँ, लेकिन मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी। आखिर हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी। तुम्हारे लिए ये सब नया है ना, इसलिए तुम थोड़ी सरप्राइज हो, पर धीरे धीरे तुम नॉर्मल हो जाओगी, ये मुझे भी पता है। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, और तब तक के लिए मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो ये कहती है। उसके बाद फिर वो थाली उठाती है और कहती है, देखो खाने में कितना कुछ बना है। फिर वो उसे खाना खिलाने लगती है बड़े प्यार से अपने हाथ से, और वो देखकर और वो महसूस करके विनीता की आंखों में आंसू की लहर जैसे डोर पड़ती है, और वो खुशी और आंसू से भीग जाती है, और वो खाने का हर एक निवाला महसूस करती है, और वो बहुत खुशी और प्यार से खाना खाती है। खाना खाने के बाद वो कहती है, शुक्रिया माँ। अपनी माँ को कोई शुक्रिया कहता है क्या? अब जाओ, हाँ, मुंह पोंछ लो और अच्छे से हाथ मुंह धो लेना, और अब तैयार हो जाओ। क्या तैयार? आज मुंह दिखाइए ना। 5 बजे से औरतें आएंगी ना, सुबह तो सब दरवाजे पे थी, अब हमने कहा है 5 बजे तो वो आएंगी, और फिर कुछ और रस्में हैं, वो सारी रस्में भी पूरी करनी हैं।
ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। देखो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस हाथ मुँह धो, मैं कपड़े ले आती हूँ। नहीं माँ, मेरे पास कपड़े हैं। तो ठीक है, मैं उसी में से देख लेती हूँ। और तुमने अभी तक कपड़े अरेंज नहीं किए ना अलमारी में? रुको, हम सब आते हैं, फिर तुम्हारी मदद करते हैं। ठीक है। वो फिर बाहर जैसी थाली लेकर निकलती है। विनय कहता है, क्या हुआ माँ, वो इतना रो क्यों रही थी? वो कहता है, अब वो ठीक है। जैसी माँ चली जाती है, वो भी दरवाजे से बाहर निकलती है। वो विनय को वहाँ देख हैरान होती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कब से खड़े हो? जिस पर वो कुछ नहीं कहता। वो कहती है, तुमने मुझे रोता हुआ तो नहीं देखा ना? क्यों? मैं अच्छी नहीं लगती रोते हुए? पर तुम जैसी भी दिखो, मुझे तो तुम अच्छी ही लगोगी। ज़्यादा मत बोलो। ये कहते हुए वो चली जाती है। वो कहता है, क्या हुआ? वो कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा। फिर वो अपने कमरे में जाता है और फिर विनीता के सूटकेस को निकाल कर उसे ओपन करता है। वो दो दो सूटकेस लेकर आई होती है। वो दोनों सूटकेस को ओपन कर सारी चीज़ों को देखता है। तभी विनीता वॉशरूम से आती है, हाथ पैर धोती है। धोकर तब तक देखती है कमरे में आने के बाद कि विनय उसके कपड़ों को अलमारी में सजा रहा होता है। विनीता ये देख हैरान होती है और सबसे ज़्यादा अजीब उसे तब लगता है जब वो उसके अंडरगारमेंट को हाथ लगाने जाता है। विनीता कहती है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगी। विनय कहता है, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? वैसे भी आगे तो मुझे ही तुम्हारे लिए ख़रीदना होगा ना। ऐसा तुम्हें क्यों करना पड़ेगा, मैं खुद ख़रीद सकती हूँ, मेरे पास पैसे हैं। हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? अगर मैं ख़रीदना चाहूँ तुम्हारे लिए तो क्या मैं ख़रीद नहीं सकता? जिस पर वो कहती है, क्यों नहीं ख़रीद सकते, तुम मेरे पति हो। हाँ, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा पति हूँ? हाँ, अगर मैं तुम्हारा पति हूँ तो मैं इसे हाथ क्यों नहीं लगा सकता? ये बस कपड़े ही तो हैं। पर ये क्या? ज़्यादा मत सोचो, बस ये कपड़े ही हैं, समझ आई बात? और जो तुम्हारे हैं उसे मैं पहन तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, उससे खेल ज़रूर सकता हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो कपड़े समेटने लगता है। वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है, इसके कहने का मतलब क्या था। फिर वो कुछ सोचे बिना फिर कहती है, तुमने ये दूसरा वाला सूटकेस क्यों ओपन किया है? तुम्हें तो, अरे मुझे पता नहीं था कि तुम इसमें कपड़ों के अलावा कैमरा, किताबें ये सब भी लेकर आओगी। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी सारी किताबें लेकर आओगी। तुम्हारे कमरे में जगह नहीं है ना? कैसे नहीं जगह है? बहुत जगह है। देखो, ये देखो, ये वाला रेक मेरा है, तुम इसके ऊपर वाला रेक इस्तेमाल कर सकती हो, पर इसमें तो सामान रखो। अरे अब सामान की सबकी ज़रूरत नहीं, ये तो शो का सामान था, इसे साइड कर दो और यहाँ पे तुम अपनी किताबें रख लेना, ठीक है? और यहाँ अलमारी में भी मैंने जगह बना दी है, तुम्हारा एक्स्ट्रा कुछ रखना हो तो तुम यहाँ पे रख सकती हो, ठीक है? और वैसे तुम्हारे घर से भी मैंने सुना अलमारी आने वाली है, अगर वो आती है तो यहाँ साइड में मैंने जगह बना दी है, रखना होगा तो यहाँ रख लेना, नहीं तो इसके बगल वाले कमरे में रख लेना, क्योंकि कुछ टाइम में तो भाई वहाँ यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं,
विनीता उसे टोकती है और कहती है ऐसा तो नहीं है ना, देखो ये कमरा बहुत बड़ा है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिस पर वो कहता है उसने भी तो मेरा कमरा हथिया के रखा था। जानती हो जब मैं यहाँ आया ना तो मुझे पता चला कि मेरा भाई मेरा और अपना दोनों का कमरा यूज़ कर रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैं भी चाहता हूँ कि वो भी बाहर चला जाए, मैं भी उसका कमरा इस्तेमाल करूँगा। तुम ना बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। तुम हंस दी। तुम्हारे हंसी के लिए तो इतनी मेहनत की मैंने। अच्छा, भाभी की हंसी के लिए मेरा कमरा हथियार लिया गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाभी, अच्छा हुआ कि आपने ये कहा कि यहाँ बहुत जगह है। पता है यहाँ बहुत जगह है, फिर भी भैया को मेरा ही कमरा दिखता है। अच्छा, तो तुम्हारा कमरा में जगह नहीं है? है तो मेरे कमरे में बहुत जगह है। तो फिर भाभी का एक सामान तो वहाँ जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, मेरी भाभी के लिए तो मेरा कमरा बिल्कुल खाली है, लेकिन आपके लिए नहीं है, और आपको यूज़ करने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा, पर जो तुम्हारी भाभी का है वो मेरा ही तो है। मैं सब समझ रहा हूँ भाभी, भैया ना बहुत चालाक हो गए हैं। देखो, मेरे देवर को तंग करना बंद करो। अच्छा, अपने देवर का साइड लेना बंद कर दो। भोला भाला शकल पे मत जाना इसका, चालाक लोमड़ी है ये, कभी भी किसी की चीज़ हथिया लेगा। अच्छा देखो, पर मैं भाभी को नहीं हथिया सकता। तू ज़्यादा नहीं बोल रहा है? मारूंगा ना तुझे। बस बस। वो अपनी भाभी के पीछे घूमने लगता है, उसके भैया उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। फिर वो उसे रोकती है और कहती है बस करो, तुम दोनों छोटे भाई बच्चों की तरह लड़ रहे हो, पता है। देखो, गलती इसी की है, गलती तुम्हारी भी है। तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तुम नहीं थे इसलिए वो यूज़ कर रहा था कमरे को। वो हर चीज़ इस्तेमाल थोड़ी ना कर रहा था, बस कमरे में, ताकि देखो अगर कोई वहाँ पे है तो ऑफकोर्सली उस घर में कमरे का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें झोल नहीं लगेगा, झाड़ू पोछा होता रहेगा, साफ़ सफाई रहेगी, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ये ये ना ये ना क्या, तुम इसकी बातों का डबल मीनिंग निकालना बंद करो, ठीक है। और तुम अपने देवर का कान पकड़ते हुए एड़ते हुए कहती है ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं, उनके साथ इतनी बदतमीज़ी अच्छी नहीं है। अरे भाभी भाभी, मेरा कान छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। इस वक्त उसकी बहन भी आती है, और आते ही वो भी अपने भाई का एक कान पकड़ लेती है। उसको पकड़ता हुआ देख तो वो चिल्ला देता है, बोलता है तू कहाँ से आ गई रे जलन खुट्टी, मेरा कान पकड़ रही है, छोटी बहन है ना तू। अरे भाभी, इसका तो यही ड्रामा चलता है रोज़ का। फिर वो छोड़ देती है कान, तो वो कहता है तू भी छोड़। भाभी ने छोड़ दिया। मैं तो नहीं छोड़ूंगी भैया, आपका ना हमेशा का है। भाभी, इसको ना बहुत मारिएगा। क्यों? ये ना बहुत शरारती है, घर में सबसे शरारत ये इसी ने की है, घर के सभी लोगों के नाक में दम कर रखा था इसने। ऐसा मत कहो उसके बारे में। ऐसा ना कहूँ तो कैसे कहूँ भाभी, ये बहुत बदमाश है, ये दिखता है शांत लेकिन है नहीं। देखो, तुम और भैया दोनों मिलके मेरी भाभी के मेरे शिकायतें लगाना बंद करो। देखो, मैं शिकायतें नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच बता रही हूँ। विनय कहता है बस बस, तुम दोनों का हो गया हो तो बाहर जाके झगड़ो, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। अरे अभी तो रेस्ट किया था, अभी तो आपको हमारे साथ जाना है नीचे, मैं इसीलिए तो आया था। क्या इसलिए आए थे तुम? तो यहाँ पे बकवास क्यों कर रहे थे? अरे माँ ने बुलाया था, कहा कि चलिए शादी क्या मुंह दिखाई के लिए तैयारियाँ करनी है। अच्छा, मुंह दिखाई की तैयारी करनी है? क्या तैयारी करनी है? अब नीचे तो चलिए।
थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू मुझे अब तक सुनने के लिए।